पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बिना किसी भूमिका के यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ हैं नरेंद्र नाथ जी, नवभारत टाइम्स दिल्ली के पॉलिटिकल एडिटर हैं, दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार के ही रहने वाले हैं। इन दिनों बिहार की यात्रा कर रहे हैं, बिहार का चुनाव समझ रहे हैं, बिहार का जनादेश क्या कहता है। आज 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव प्रचार का काम खत्म हो चुका है। नरेंद्र जी, क्या समझा आपने? आप बिहार के ही रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, देश के चुनावों को आपने देखा है और बिहार का जनादेश 2025 किस ओर जाता दिखाई पड़ रहा है? पहले लाइव सिटीज के दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। बहुत ही दिलचस्प आपने सवाल पूछा। होता यह है कि अमूमन आप देखते होंगे, हम पत्रकार लोग आते हैं तो दो तीन चीज बड़ा कॉमन डायलॉग होता है, बड़ा चौंकाने वाले परिणाम होंगे, कुछ अलग देख रहा हूँ जी। तो ये सब तो होता है और हम लोग कई बार बोल देते हैं, सब समझ में नहीं आता है। लेकिन चूंकि आपने कहा कि मैं बिहार से भी हूँ, तो वास्तव में ये इलेक्शन चौंकाने वाले परिणाम, या इसमें परिणाम पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सही में बहुत एक अलग चुनाव है। जो व्यक्तिगत अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि जो आप धारणा लेके दिल्ली लेके आते हैं, यहाँ पटना आते हैं, या कई बार या पहले से भी यहाँ से जो धारणा कई बार जो बनी हुई है, उसके विपरीत बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं जी। आप पूछेंगे मसलन, जैसे आपको 4 चीजें मैं बता रहा हूँ जिससे आप बता देंगे कि मैं क्यों कंफ्यूज हूँ। पहले आते हैं कि आप जैसे कई बार जब आप दिल्ली से चुनाव या पटना से इलेक्शन देखते हैं तो आपको बताना होता है पूरे बिहार के संदर्भ में। आप कोई जाले में है या कोई मधुबनी में है, कोई पूर्णिया में है, एक कस्बा में, उसमें कौन जीत रहा है ये आपका महत्वपूर्ण होता है, और कौन आदमी क्या है कैंडिडेट कई बार वो मटेरियल नहीं करता है क्योंकि वो दर्शकों के हिसाब से भी होती है। जैसे दिल्ली में मुझे होगा कि राष्ट्रीय परिदृश्य का बताना हो, तो कई बार मैं चुनाव में जाता था, दिल्ली से जितने पत्रकार आ रहे थे उनकी प्राथमिकता होती थी प्रशांत किशोर का इंटरव्यू, अनंत सिंह का इंटरव्यू, और अब खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू उस जगह पर, या ये नहीं होते थे तो मोदी लहर होती थी, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दा इवन आपको पंचायत के चुनाव में मिलते हैं, खास करके 14 के बाद आप देख रहे हैं। उस चक्कर में कई बार आप इसे चाहे तो आप पत्रकार ये गलती कहें या एक चूंकि वो ट्रेंड था उसी के साथ बहने में, कई बार किसी इलाके में चले जाते थे और वहां से आ जाते थे, वहां ट्रेंड को समझ लेता था, लेकिन लोकल कैंडिडेट का नाम पता नहीं होता था, क्योंकि कैंडिडेट का नाम ही पता नहीं होता, जरूरत ही नहीं पड़ती। चुनाव हो जाता था नीतीश, मोदी और तेजस्वी लालू, अमेरिका। ये पहली बार हर जगह जा रहा हूं तो मुझे बिना पूछे मुझे लोकल कैंडिडेट का नाम पता चल जा रहा है। अच्छा, हर जगह पे उम्मीदवार ये हैं, इनकी खासियत ये है, वो तो जाता नहीं है, उनका ये है। मतलब तमाम जो चीजें जो ऊपर से जो देख रहे हैं वो चीजें ये कब आते हैं, ये सोच जो निकल रहा है, तो ये पहली बार इस तरह से लोकल कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण है, पहली बार। दूसरा मुद्दा, जो आप नीतीश कुमार के वोटर के लिए एक दिल्ली में जो एक वर्ड आया साइलेंट वोटर, जी, चुप्पा वोटर, और यहाँ पे हम लोग चुप्पा वोटर, जी बिल्कुल। इस बार वही सबसे ज्यादा बोल रहा है, इस बार वही सबसे ज्यादा बोल रहा है। सबसे ज्यादा आपको नीतीश के वोटर हर जगह मिल जाएंगे। और बार मिलते नहीं थे और एज्यूम करते हैं जो चुप है वो नीतीश का वोटर है। अच्छा, इस बार ना आरजेडी का वोटर बोल रहा है, ना बीजेपी का वोटर बोल रहा है, प्रशांत किशोर का वोटर बोल रहा है, लेकिन वो नया है और एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि नया एक जो नयापन वाला होता है तो उसको अभी समझना होगा। उसको एस्टैब्लिश पार्टी में सिर्फ नीतीश का वोटर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नीतीश को लाएंगे, नीतीश के प्रति है। एक जैसे लग रहा है कि जैसे होता है ना कि नीतीश के साथ, मतलब नीतीश को पकड़ के रखने की जो एक होती है, लेकिन मतलब उनको जिताना या हराना वाली बात नहीं है। लेकिन बिहार का ट्रेंड रहा है कि जिनके वोटर बोले हैं वो चुनाव हार गए हैं। अब ये लेकिन ये भी ट्रेंड रहा है कि नीतीश का वोटर कभी बोला नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये कौन सा वर्ग है जो आपने देखा हर में जो नीतीश का वोटर है, महिला में, मंडल में, पचपनिया जिसको कहते हैं, ईबीसी वोटर, वो सब में जी। अब चाहे तो इसका 2 रीजन हो सकता है। अब बाकी वोटर में उत्साह नहीं हो या कोई रीजन नहीं, वो उस पर अलग आते हैं। लेकिन एक जैसे आपने तो खैर बिहार का दौर देखा है हम लोगों ने, समाज का जैसे हर दौर रहता है। एक प्री 90 का दौर देखा जिसमें एक सवर्ण राजनीति का दौर था, सवर्ण लोग काफी एग्रेसिव रहे, बिल्कुल। फिर 90s के बाद एक बैकवर्ड जिसमें यादव का फ्रंट से तो यादव का रहा। फिर 5 के बाद इसीलिए चुप होते थे ना कि वो थोड़े मार्जिनलाइज थे, उनको वॉइस नहीं थी, नीतीश उनके संरक्षक के रूप में थे। तो क्या अब 20 साल के बाद वो एम्पावर होके बोलने लगे हैं? ये वो इलेक्शन है। बिल्कुल। यादव भी तो तुरंत ऑफ कैमरा बातचीत में आप नरेंद्र जी बता रहे थे कि जो आपने ग्राउंड जीरो पर महसूस किया कि 1990 के पहले जैसे भूमिहार अपनी दबंगई दिखाते थे,
और 1990 से 2005 में जिस तरीके से यादव मजबूत हुए और उनकी जुबानी बदजुबानी लोग बताते थे, तो इस बार या आगे के चुनाव में जो स्थिति जो गत भूमिहारों की हुई वही गत आप यादवों की भी होते देख रहे हैं। वही मैं दिलचस्प मोकामा से आ रहा था जी। रुका खाने के लिए, हम्म, तो बड़ा और ये सुखद बात है जी। कि जिस तरह से हम लोग बड़ा सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, कुछ भी आप बात करें तो गाली गलौज होने लगती है, बिल्कुल। लेकिन ग्राउंड पे अभी ये देख के सुखद लगता है भाई। तो भूमिहार बैठे हुए थे जिनका वो लाइन होटल था, गांधी होटल, वो 50 साल से पुराना से था, उसके ओनर थे, बगल में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि वो यादव था और एक दो वो अति पिछड़ा वाला जो ईबीसी क्लास के लोग थे। हाँ, तो ऐसी बात चल रही थी। तो क्या माहौल है, जाहिर सी बात है, हम लोग रहते तो किसी भी जगह तो मौका भी मिले शुरू कर देते हैं। तो यादव ने बड़ा सॉफ्टली बोला, हमसे क्या पूछिएगा। अच्छा, यादव जी ने कहा कि हमसे क्या पूछेगा, बड़ा मतलब बहुत ही पता ही है हम कहाँ विनम्रता से, हाँ, जी। और बहुत हमसे क्या पूछेगा हम लोग। हाँ, और भूमिहार ने बोला कि अब तो आपसे ना पूछेगा ना आपकी जरूरत है। अच्छा। जो हमारा हाल हुआ ना, हाँ। वही अब आपका होगा। अच्छा, यादव जी भूमिहार जी को बोल रहे हैं। हाँ, भूमिहार जी ने यादव बोला, भूमिहार जी ने यादव जी को कहा, आप हम लोगों ने 40-50 साल जो किया, हाँ, अब वो देख रहे हैं, हम लोगों का काम खाली वोट देना है। हाँ, अब तुम लोगों का भी काम वही वोट देना है जी। अब ये लोग करेंगे, अब इनका समय आया है। अति पिछड़ी जाति हाँ, होगा। हाँ, हाँ। उनका इशारा उनकी हो रहा है, और कुछ उसमें दलित बिल्कुल। पासवान का जो तो राहुल गांधी ने ठीक ही पकड़ लिया है ना तो कि आने वाला उसमें दौर। कि भैया अब ये है आपका, इसीलिए हम दोनों अब यहाँ बैठ के खाली हम लोगों की हम दोनों की जरूरत सिर्फ जाके वोटिंग के दिन में अपना अपना जिसका जो बना लिया है उसको वोट देना है। बाकी आपकी हमारी हम लोग सरकार नहीं बना सकते हैं। मतलब हम जिनके साथ रहेंगे बाकी दूर चले जाएंगे। हाँ, ये स्थिति हो गई है। हाँ, 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 हाँ। और हमारी अब ताकत नहीं कि मैं एक सरकार बना सकूं, दोनों चीज न यादव किसी का वोट दिला सकते हैं, न भूमिहार किसी का वोट। इस दोनों के वोट से हम सरकार नहीं बना सकते हैं। तो हमारा काम जिसकी पसंद है, और दूसरी हमारी पसंद चूंकि इतनी ऑब्वियस है कि हमको कोई पूछेगा भी नहीं और ना हमसे सटना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात को अगर आप लाइटली हटा लें तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ बिहार तक सीमित है। यूपी में भी देखिएगा, यूपी में भी तो अखिलेश यादव ये जब निकले बाहर से तो आप देखते होंगे पिछले 3 साल से वो एक ही वर्ड पीडीए करते हैं, और कहीं ना जब बार बार करने से उनको सफलता मिली। और राहुल गांधी भी आजकल करते हैं। तो कहीं ना कहीं खुद नरेंद्र मोदी की राजनीति ओबीसी राजनीति रही है, उनके बाद कई बार लगातार किया भी उसके बाद। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ओबीसी माइनस डोमिनेट का। तो आपको ओवरऑल लग क्या लग रहा है बिहार का चुनाव? क्लियर कट जो अभी है, जिस तरह से नीतीश का वोटर है एज्यूम करते हुए, और जैसे मैंने कहा कि ये बड़ा कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि 32% से महागठबंधन शुरू होता है। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन आप कह रहे हैं कि जैसे नीतीश का वोटर बहुत वोकल दिख रहा है, बहुत उनके साथ ये दिख रहा है, जो आपको लग रहा है जैसे 2020 में आपने भी बड़ा गौर से देखा था जिस तरह से नीतीश के लिए लोग फूट पड़ते थे गुस्से में। बिल्कुल। इस बार नीतीश के लिए सहानुभूति एकदम एग्रेसिवली आके उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो नीतीश तो होल्ड कर रहे हैं। नीतीश बिल्कुल होल्ड नहीं कर रहे हैं। 2020 से बहुत अच्छी स्थिति में उसमें इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है। कोई भी अगर जाएगा एक दिन में तो वो पहला ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। बीजेपी पीक से नीचे है, बीजेपी नीचे है, जेडीयू से नीचे है। हाँ, निश्चित तौर पे वोट में अब सीट में क्या ट्रांसलेट होगा, या ये भी होता है कई बार आप भले आप वोट किसी के नाम से कराते हैं, सीट किसी और को आ जाती है, ये भी होता है जब ये तो आप कहीं भी हिसाब होता नहीं है कि किसने किसको कितना ज्यादा वोट ट्रांसफर कराया। आज की तारीख में इस इलेक्शन में मतलब वोट लाने की क्षमता अगर देखें तो नीतीश की क्षमता बीजेपी से बेहतर दिख रही है। वो पुल ज्यादा कर रहे हैं। तो इसका असर तो ये हुआ कि आप मान रहे हैं कि एनडीए बढ़त में दिखाई पड़ रही है, अभी प्रारंभिक रुझान है। प्रारंभिक रुझान में कह सकते हैं जी। हाँ, अगर आप ओवरऑल सेंटीमेंट को तमाम फैक्टर को जोड़ के देखें तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि उन्हें। तो तेजस्वी यादव कैसे कह रहे हैं कि 18 नवंबर को हम मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और इसके बाद तमाम घोषणाएं कर रहे हैं कि भाई इनके खाते में इतने पैसे। आज तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन महिलाओं के माई बहन योजना के तहत 12 महीने की राशि 30,000 रुपए एक साथ भेज दी जाएगी। जैसे आपने कहा ना कि वो 32% से शुरू होते हैं जी इनको, और ये 0 से शुरू होते हैं इनका। कुछ ऐसा अगर कुछ आप कह सकते हैं कि सवर्ण वोट फिक्स था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सवर्ण जेडीयू से पहले बीजेपी का वोट है और बीजेपी में वो उत्साह नहीं है। खैर जो भी हो, मतलब ये 0 से शुरू कर रहे हैं, वो 32 से शुरू कर रहे हैं। तो जो आदमी 32 से शुरू कर रहे हैं उसको लास्ट तक आप उसको खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि उसको 32 से सिर्फ 8% का स्विंग करना है। एंड उसके पास अभी भी आप आईपी गुप्ता 10-12 सीट पे क्या करेंगे। मुकेश सहनी को बनाने के बाद एक सहनी में कहीं ना कहीं इंपावर तो है कि एक
सहनी समुदाय से डिप्टी सीएम। बिल्कुल। तो तेजस्वी को बहुत बड़ा ट्रांसफर नहीं चाहिए किसी से जीतने के लिए, जी, छोटा छोटा चाहिए, और वो भी नहीं कर पाए हैं वो पिछले 20 सालों में, ये भी फैक्ट है। लेकिन उनको बहुत ज्यादा चाहिए भी नहीं। तो ये जो 3 बैंक कर जो कह रहे 3 फैक्टर, आईपी गुप्ता या मुकेश सहनी जैसा, या कुछ कुशवाहा को कोयरी को बहुत टिकट दिया, लोकल समीकरण, इन सब चीजों के चलते, एंड क्या प्रशांत किशोर, क्या उनका मदद, लास्ट डे मदद हो जाएगा प्रशांत किशोर के वोट होने से? नहीं, देखिए एक बात आ रही है कि एनडीए को 32 सीटों पर प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों से परेशानी हो रही है, ये क्लियर है। और महागठबंधन को 27 सीटों पर परेशानी हो रही है। देखिए, चाहे आप जोकीहाट की बात कर लीजिए, आप चिरैया की बात कर लीजिए, आप ढाका की बात कर लीजिए, आप पटना में कुम्हरार में ही देख लीजिए ना, बीजेपी के प्रत्याशी संजय गुप्ता के लिए कितनी बड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं प्रोफेसर केसी सिन्हा। दिग्घा में संजीव चौरसिया के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह। तो प्रशांत किशोर, क्या आपको लग रहा है प्रशांत किशोर कहां की राजनीति, जो बिहार के बदलाव की राजनीति थी, वह कहीं पहुंची या ठहर गई या कुछ और? प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी सफलता इस इलेक्शन में यह है कि ये पूरे बिहार में घर घर में, पहले देखिए जब लोग शुरुआत करते हैं ना तो शुरू में हो कि नहीं ये मीडिया में है पहला, फिर जब चलने लगा बस तो बोला ये सोशल मीडिया आप देख रहे हैं। अब तीसरा स्टेज मैं ग्राउंड से आके कह रहा हूँ कि जैसे बिहार में 4 पार्टियां हैं, बीजेपी है, जेडीयू है, आरजेडी है, एलजेपीआर है, कांग्रेसी है, एलजेपी है जी। उसी तरह से आज की तारीख में घर में जनसुराज एक पार्टी के रूप में स्थापित है। लोग जान रहे हैं कि हमारे बीच में एक पार्टी है, प्रशांत किशोर जिसकी नेता है, और जनसुराज एक पार्टी है। बिल्कुल। तो एक पहली सफलता और पहली जो जरूरत होती है कि वो आम घरों में, और ये अक्रॉस द बोर्ड में पहली सफलता उनकी है। दूसरी सफलता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि हर दल के पास एक वोट बैंक है, तो रिवर्स में कुछ ऐसे वोट हैं जो इनको वोट कभी नहीं करेंगे। तो प्रशांत ने भी इसी पोजिशनिंग है कि उनको आज की तारीख में एक मुसलमान भी कर सकता है, यादव भी कर सकता है, सवर्ण भी कर सकता है। उन्होंने सबके बीच में क्या किया? बिहार जैसे बड़े स्टेट में आप पहले बार में किसी बहुत बड़े चमत्कार की आप उम्मीद करें, ये भी व्यवहारिक नहीं है। तो इसीलिए मैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि देखिए जीत हार चाहे जो हो, लेकिन प्रशांत किशोर को जितने मत मिलेंगे प्रतिशत में, वो कांग्रेस से अधिक होगा। क्या इस बात की उम्मीद आपको लगती है? क्योंकि कांग्रेस तो पता ही है आपको 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 10 में भी फ्रेंडली फाइट है, और ये 243, 3 तो गड़बड़ हो गए, 240 पर लड़ रहे हैं। वो तुलना करना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ रही है, वो 243 सीटों पर लड़ रही है। तो वोट परसेंट आपको एक दिन में वो आंकड़ा आपको दिख सकता है जी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इनको वोट या सीट से कई बार एक दिन के लिए वो आकलन जरूर होगा, लेकिन इनको कितने वोट परसेंट मिले वो सबसे बड़ा अहम होगा, और आगे वो करेंगे। और पहली बार में व्यवहारिक क्योंकि सरकार बना लेंगे, एक दावा अपनी जगह पे, आप भी समझ रहे हैं कि वो व्यवहारिक नहीं है। और ना उस या सरकार नहीं बनाए तो सीधे हम लोगों का फेल कह देना भी व्यवहारिक नहीं होगा, मीडिया से भी नहीं, भविष्य है। वो जो आप मैंने कहा कि वो हर घर में पहुंच गए, और आज की तारीख में जनसुराज बिहार में एक राजनीतिक दल है। ये बिहार के लोगों को पता है, और ये सिर्फ मीडिया, ये सोशल मीडिया में नहीं है, ये गांव तक पहुंच गया है। अच्छा, नीतीश कुमार का पक्ष, नीतीश कुमार की मजबूती और कमजोरी क्या देख रहे हैं इस चुनाव में, जिसके कारण वह या जेडीयू आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 2020 से ज्यादा बेहतर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि कमजोरियां कई थी कि भाई लोग कह रहे थे कि उनकी सेहत खराब है, याददाश्त कमजोर हो रही है, फिर भी सभी कह रहे हैं कि भाई 2020 से तो बेहतर ही कर रहे हैं। अब बिल्कुल बेहतर कर रहे हैं जी। और ये मैंने बहुत बार सोचा कि क्यों है, और लोगों से फिर बात में पता नहीं चला जी। यहाँ पे 2020 में तमाम जगह पे क्लियर दिखता था, आप देखे ग्राउंड पे कि वो उनके खिलाफ गुस्सा दिखता था। बिल्कुल, सारे बीजेपी के नेता से लेकर सब लोग मानते थे कि हाँ, और बहुत ही एंगर था। कैसे जीत की मुझे अभी भी हैरानी होती जी। इस बार क्या है, इस बार ये गुस्सा नहीं है, तो क्यों लगता है? तो मैंने यो मेरा अपना है, किसी ने कहा नहीं, मुझे जो लगता है 2020 में वो लगातार राजनीतिक रूप से देखे तो 2 लगातार घटना हो गई, इधर से उधर, इधर से उधर। उससे क्या हुआ कि दोनों खेमा के जो लोग थे वो एकदम इन पर पलटू चाचा वाला एक लेके टैग ठप्पा लग गया। हाँ, और दोनों साइड से उन पर जो हमले हो रहे थे, दोनों साइड से उनको आरजेडी या जो एक सेक्युलर या बाकी जो धारा था, वो धारा भी उतना ही नाराज था, और बीजेपी वाला जो एक धारा है उसने भी बड़ा हृदय से एक्सेप्ट नहीं किया था। वो थे गठबंधन में, लेकिन बड़ा तेजी था जिस तरह से उन्होंने डिच किया था। तो वो जो धारा था वो उस चक्कर में लगता है जो दोनों तरफ से जो फायरिंग हो रही थी, तो उसका वो शिकार हो गए थे।
इस बार वो सेटल है, और पिछले 4 जो उसके बाद से चुनाव 20 के बाद 20 में भी वो एनडीए के साथ ही लड़े, इस बार भी बीच में भले वो गए थे, लेकिन चुनाव तो 20 में जहां लड़े और फिर इस बार भी लड़े तो एक ही साइड से हैं। तो एक साइड वाला जो है वो तो लगता है कि खामोश हो गया, जो बीजेपी वाला था वो खामोश हो गया, या बाकी जब एक साइड वाला, और जो नीतीश को कहीं ना कहीं वो 10,000 रुपया दिया। अच्छा, 10,000 रुपए की जब बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि जो महिलाएं हैं, क्या बहुत लोग यह कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं और यादव महिलाएं भी, चाहे प्रतिशत जितना हो, वह नीतीश कुमार को वोट दे सकती हैं? क्या ग्राउंड जीरो पर ऐसा लगा आपको? 10,000 का तो क्लियर इम्पैक्ट दिखता है जी, उसमें, ये वो नहीं है महिलाओं के बीच में 10,000 एक, और आप देख भी रहे होंगे कि तेजस्वी यादव ने आज कहा कि 30,000 हम दे देंगे, एक लास्ट अटेम्प्ट है, अगर उसमें से ठीक है 10 में से 2 भी अगर टूट गया तो मेरे लिए है, इसलिए 10,000 एक इनको अगर इस इलेक्शन में एक जो वो भी जो फैक्टर कह रहे हैं कि क्यों हुए, तो ये देश की सबसे बड़ी एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में से कोई एक स्कीम है, तो इसने वंडर किया है। तेजस्वी कहाँ चुकते हुए आपको दिखाई पड़े, या तेजस्वी और कांग्रेस में जो लड़ाई हुई इसका नुकसान महागठबंधन को हुआ? ये मैं काउंटर सवाल आपको पूछूंगा जी, कि जैसे 20 का इलेक्शन था, घूम के जाइए तो एक मुद्दा सबके पास आपके मुंह में, जैसे क्या मुद्दा, 10 लाख चुनाव, 10 लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार, तेजस्वी ने नैरेटिव सेट कर दी थी, याद होता है, और अंत में बीजेपी को 3-4 दिन पहले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद से बोलना पड़ा, 19 लाख, निर्मला सीतारमण, याद होगा जी। इस बार आप तुरंत बताइए कि वो क्या नैरेटिव है। नहीं, उन्होंने तो कह दिया ना कि हर परिवार से एक व्यक्ति को, लेकिन क्या नहीं वो कह रहे हैं शादी थी, लेकिन क्या वो लोगों के बीच से आ रहा है? मैं लोगों के तरफ से आ रहा हूं। हाँ, लोग तो पूछ रहे हैं कि ऐसा हो पाएगा क्या? लोगों पे वो मुद्दा आया नहीं, यही फर्क। और 2020 में पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई सब कुछ हो गया था। एक चीज था, 10 लाख जहां भी जा रहे हैं वो चर्चा 10 लाख नौकरी पे हो रही है जी, पक्ष विपक्ष अलग बात है। इस बार क्या तेजस्वी की ओर से एक मुद्दा ऐसा जो एकदम नैरेटिव को इस पर चुनाव हो रहा है, अभी तक वो नहीं कर पाए। तो यही मुझे लग रहा है कि जो फर्क है कि नैरेटिव जो राजनीति में जो नैरेटिव सेट करता है वो क्लियर एडवांटेज है। आप सीमांचल गए, सीमांचल में क्या दिखाई पड़ा आपको कि वहां ओवैसी फैक्टर और प्रशांत किशोर, क्या मतलब मुसलमान बिल्कुल पक्ष में गोलबंद हैं महागठबंधन के, कि ओवैसी हैं और प्रशांत किशोर हैं? ओवैसी नहीं है जी, ओवैसी नहीं है। ओवैसी का जो भी मिलेगा आप भी जानते हैं, पिछली बार ठीक है वो बता दिया गया, लेकिन वो ओवैसी के कैंडिडेट को वही जीत मिली थी जहां वो जीत सकते थे, और जहां उनके कैंडिडेट हो सकता है वो इंडिपेंडेंट भी जीत लेते। आप देखेंगे बाकी 10 जगहों की जमानत जब्त हो गई। इस बार भी वैसी मुझे नहीं लगता है कि इस बार चूंकि उनका एक कैंडिडेट है, वो जानते ही मान को वो खुद ही पावरफुल है, अगर किसी भी दिन इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाए तो हो सकता है जीत जाए। बिल्कुल, तो एक वो है, अख्तरुल ईमान की बात कर रहे हैं जी, तो उनका एक अपना रसूख है, वो जीत सकते हैं। इस बार उनका कम है, चूंकि उसके पीछे कारण है राहुल गांधी, कांग्रेस का साथ होना जी। जो भी हो कि आज की तारीख में राहुल गांधी ने कम से कम पिछले कुछ सालों में मुस्लिमों और दलितों के बीच में अपनी बहुत साख बना ली है, और एक पैन राष्ट्रीय दोनों के लोग उनको उम्मीद से देखते हैं। तो ये सिर्फ आरजेडी का नहीं, ये कांग्रेस का साथ, और कांग्रेस में राहुल गांधी का साथ आना थोड़ा सा बेनिफिट आरजेडी को दे रहा है सीमांचल में, मुस्लिमों को कंसोलिडेट कर। कई लोग यह मान रहे हैं कि यदि तेजस्वी यादव इस बार सरकार बनाने से चूक गए तो आगे कांग्रेस का रास्ता अलग होगा और कांग्रेस अपने पैरों पर बिहार में खड़ी हो जाएगी। कृष्णा अलावरू की रणनीति भी यही रही और कांग्रेस की रणनीति भी यही है कि 2029 और 2030 का ध्यान देना है। आप ये सोचिए कि अगर इस बार नहीं जीतते हैं जी तो 25 साल हो जाएगा, 2030 में 25 साल अगला इलेक्शन, जब आप एक भी अपने दम पे चुनाव नहीं जीत पाए। शायद अगर आप देखें तो देश के चुनावी इतिहास में कोई ऐसा इंस्टेंट नहीं रहा होगा इतने दिनों तक सत्ता से बाहर हो रहे। मायावती लंबे समय भी दूर रही और जब नहीं की तो आप देख रहे हैं लगातार होता है। तो इरोजन तो होगा आरजेडी, आप भी समझ रहे हैं। इरोजन को रोकने में आरजेडी में जैसे आप देख रहे हैं कि वो कुछ जैसे 20 से 25 तक में बहुत ऐड नहीं कर सका। बिल्कुल। तो कांग्रेस आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस हो सकता है, और चूंकि इलेक्शन अभी 29 में है, अगर आना भी होगा तो अलायंस समझ सकते हैं कि एक फोन कॉल पे अलायंस होता है जी। तो मुझे लगता है अगर 14 नवंबर को अगर ये नतीजे इनके पक्ष में नहीं आते हैं तो 15 नवंबर 2025 से लेके बाकी 2028 तक 29 से पहले ये 3 साल का जो विंडो होगा, हो सकता है कि कांग्रेस एक बार अपने पैरों पर खड़ा होने अपने एक्सप्लोर करे कि क्या ऐसी संभावनाएं हैं यहाँ पे जी। तो ये आप जो कह रहे हैं इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। नहीं जी, आपने कहा कि देखिए चुनाव जो है वह सीट बाय सीट है और उम्मीदवार भी
महत्वपूर्ण फैक्टर हो गए। तो जब उम्मीदवार की बात होती है, सीट बाय सीट की बात होती है, आपने उम्मीदवारों की सूची देखी थी, एनडीए के उम्मीदवारों की सूची देखी, महागठबंधन के उम्मीदवारों की सूची देखी, आपको क्या लगा जिन विधानसभा क्षेत्रों में गए, किस महागठबंधन के उम्मीदवार से ज्यादा संतुष्ट, या उम्मीदवारों के बारे में लोगों को क्या ओपिनियन रहा, जहां उम्मीदवार बदले गए, जहां नहीं बदले गए? यहीं पे चुनाव फंसा हुआ है। जी, यहीं पर फंसा हुआ। हाँ, यहीं पे सब कुछ नैरेटिव मैंने एनडीए के लिए पक्ष में अगर स्पष्ट कहा कि वो बिल्कुल बढ़त में दिख रहा है, लेकिन कैंडिडेट वाइज अगर देखेंगे तो कमोबेश इंडिया गठबंधन एब्सोल्यूट नहीं होते। 243 मैं कहूं कि वो उन्होंने बेहतर दिया तो सब नहीं होता है, तो आप 4 नाम गिना सकते हैं खराब है, लेकिन आप कंपैरेटिव स्टडी होती है तो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट सिलेक्शन एनडीए से बेहतर है। और एनडीए पर्टिकुलरली जो बीजेपी है, शायद बीजेपी को 14 के बाद आदत हो गई है कि उसको कैंडिडेट की जरूरत नहीं होती, वो किसी को जिता देते हैं, बस इस बार भी मोदी नाम के हाँ, ये उनको एक आदत सी हो गई है और आदत के पीछे रिजल्ट है जी। हो सकता है इस बार भी हो जाए, लेकिन कैंडिडेट के मामले में उसी ट्रेड में बीजेपी ने जो टिकट है सबसे कमजोर बांटे हैं। जेडीयू ने बहुत ठीक ठाक टिकट बांटे हैं, आरजेडी कांग्रेस का भी कमोबेश ठीक है। तो इसीलिए टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे लगता है कि बीजेपी का जो एक 14 के बाद जो कॉन्फिडेंस रहा है कि कैंडिडेट हम नहीं देखेंगे और हो जाएगा, जो मर्जी होगा कर लेंगे। हाँ, और जीत भी जाते हैं। और ये भी रहा है कि अभी हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि जो मैं कमजोर की बात कहूँ और तब वो भी जीत जाता है, लेकिन कैंडिडेट कमजोर इनका। आप दिल्ली में रहते हैं, स्वयं मिथिला से आते हैं, और मिथिला ने ही 2020 में एनडीए की सरकार बनवा दी थी। इस बार मिथिला में आपको क्या संकेत मिल रहे हैं? मिथिला में आप शायद 20 में 17 है, दरभंगा मधुबनी की बात करें 20 में 17 है एनडीए के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में है। अच्छा, अगर वो दोनों जिला हटा दें तो आप भी तेजस्वी सीएम रहते हैं जी। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देख लें, अगर आधा आधा भी अगर हो जाता है जी तो वो हो जाता है, और वो क्रैक नहीं कर पाई है अभी तक महागठबंधन। लेकिन इस बार जो आप कह रहे हैं लोकल समीकरण, मैं आप 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल सीट के साथ फुलपरास, जैसे मैं लोगों से बात होती थी, या कई बार आपने भी सुना होगा, कांग्रेस ने एक मंडल कहीं से बाहर से आके एक टिकट दे दिया, और शीला मंडल जो मंत्री हैं, सुबोध मंडल जो दिल्ली रहते हैं, उनको टिकट दे दिया ना कांग्रेस ने जी। और शीला मंडल मंत्री जो हैं उनको वो है जेडीयू से शायद है। अब जब वहां पहुंचे तो शीला मंडल का बहुत विरोध है जी, कि वो हमेशा दिल्ली रहती हैं, बहुत पैसा कमा लिया, हमको बदलाव चाहिए। और चूंकि कांग्रेस ने भी एक मंडल को ही टिकट दे दिया, तो अति पिछड़ा को फिर मंडल को देने में भी आपत्ति नहीं है। वो इलेक्शन अचानक जो हमको दूर से बड़ा एक तरफा लग रहा था, लेकिन लोकल जाएंगे तो वो मामला फंस गया। सेम आप अलीनगर जानते होंगे, मैथिली ठाकुर वहाँ लोकल में, वहाँ आरजेडी ने स्ट्रेटेजिकली एक ब्राह्मण को दे दिया, चलो मेरा ब्राह्मणों में विरोध हो गया, ब्राह्मण वहाँ डिसाइडिंग फैक्टर में है। अब ब्राह्मण को जो मैथिली ठाकुर के विरोध में होते कहते हैं कि मेरा वोट तो ब्राह्मण को ही जा रहा है, बिल्कुल। तो ये जो स्ट्रेटेजिकली सीट बाय सीट जो मामला जिस तरह से हुआ है, तो वहाँ निश्चित तौर पे 20 में 17 हैं, अगर 13 भी आएंगे तो बेहतर ही होगा, लेकिन अगर फिर भी तो 4 सीट का तो इनका गेन हो जाएगा, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से वहाँ अगर 1-2 सीट का गेन होगा तो गठबंधन का ही होगा। 17 रिपीट करना थोड़ा, 17 रिपीट। देखिए, बातचीत की शुरुआत हम लोगों ने की थी और आपने हवाला दिया था मोकामा का जी। आप मोकामा गए दुलाचंद यादव की हत्या के बाद, अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद। मोकामा में आपने क्या पढ़ा और क्या समझा? मतलब बहुत स्पष्ट बात कहें, घटना से पहले जो लोग, उनकी बातों से लगा कि जैसे दोनों भूमियार खड़े हैं जी, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, और उनके बीच में पीयूष प्रियदर्शी। हाँ, तो शायद मुझे लगा कि इलेक्शन से पहले अनंत सिंह को भूमियारों का और कुछ यादवों का भी वोट मिल रहा था जी, सेम सूरजभान को चूंकि यादव का वोट गठबंधन चलते भूमियारों का मिल रहा था। इस घटने ने जातीय दीवार खड़ी कर दी फिर से। अनंत सिंह को अधिक भूमियार का वोट मिल रहा है, सूरजभान सिंह को अधिक यादवों का वोट मिल रहा है जी। तो एक जगह प्लस हुआ है, एक जगह माइनस हुआ है, एक जगह प्लस हुआ है, एक जगह माइनस हुआ है। अब वो नतीजे में क्या कितना ट्रांसलेट होगा, और बाकी जगह लोग एकदम चुप होकर मैच देख रहे हैं, तो ये बड़ा तो चलिए, मोकामा में लोग चुप होकर मैच देख रहे हैं, और बिहार में क्या दिख रहा है, बहुत साफ गोई के साथ नरेंद्र जी ने बताने की कोशिश की है। बिहार में अभी ये रहेंगे और आगे भी हम इनसे चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।